बच्चा पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, मनमौजी वाला काम करता है, इसके इंटरेस्ट के ऊपर है। अच्छा, एंजाइम को पहचानने का तरीका क्या होता है? एंजाइम को पहचानने का तरीका होता है कि उसके लास्ट में ASE सर, ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये लिंक करता है C3 साइकिल से। किसे लिंक करता है? C3 साइकिल से। C4 साइकिल का पार्ट नहीं है, ये MCQ पूछा गया है और अपने दिमाग में इस चीज को बिठा कर करेगा। अच्छा, साइकिल में एंटर हम 2 कार्बन को लेके जाते हैं, इसकी वजह से हम इसको किस नाम से बुलाते हैं बच्चा? C2 साइकिल के नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं, राइट है? हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम तिवारी एंड आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर। सो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, राइट है? उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और C3 के बारे में। अच्छा, C3 के बारे में थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो हमको पता चलता है कि 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH रिक्वायर्ड होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनने के लिए 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, केल्विन साइकिल इज नथिंग बट क्या? C3 साइकिल। यहाँ तक क्लियर हो गया था? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे हम ATP का फॉर्मेशन करते थे। यहाँ तक हमने एकदम अच्छे से कर लिया था। अब हम थोड़ा सा इसके आगे मूव करते हैं और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में समझते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रुबिस्को। ये रुबिस्को एंजाइम का क्या फंक्शन होता है वो देखते हैं। अच्छा, ये लेक्चर अगर तुमने देखा तो तुमको नीट में आने वाले सबसे फेवरेट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक तुमको क्वेश्चन ये लेक्चर में मिलेगा, राइट है? बोर्ड के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ रुबिस्को। क्या समझते हैं बच्चा? फंक्शंस ऑफ रुबिस्को समझते हैं, फंक्शंस ऑफ रुबिस्को। अब ये सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट है? देखो, रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है, इट इज रेबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, रेबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? रेबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कार्बोक्सिलेज जैसा भी बिहेव कर रहा है और ऑक्सीजनेज जैसा भी बिहेव कर रहा है, यानी इसका जो प्रॉपर्टी है वो ड्यूअल नेचर वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा, रुबिस्को जो होता है वो फंक्शन करता है वर्क इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में काम करता है। अच्छा, मैग्नीशियम आयन जो काम करेगा वो होता है एज अ को-फैक्टर जैसा रोल प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है? को-फैक्टर जैसे। तो ये लाइट और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में काम करता है। अच्छा, रुबिस्को के बारे में मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए याद रखो। किसके लिए? रुबिस्को के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। बच्चा, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, मनमौजी वाला काम करता है, इसके इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाएगा या तो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएगा, तो एकदम कंफ्यूज एंजाइम होता है बच्चा पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा भी एंजाइम है जो ड्यूअल नेचर परफॉर्म करता है, बाकी सारे एंजाइम एक बार में एक ही जैसे काम करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे इट इज अ मोस्ट abundant enzyme in the world. It is most abundant enzyme in the world, या तो हम बोलेंगे on the earth। अर्थ के ऊपर सबसे मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है या वर्ल्ड में पूरे मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है। मोस्ट अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसकी एफिनिटी किसके तरफ है बच्चा? इसकी मोर एफिनिटी टूवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ है। अच्छा, ये दोनों को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों को एब्जॉर्ब करता है। उसमें से हमारे फायदे वाला क्या रहेगा? जब प्लांट कोई फोटोसिंथेसिस करेगा और वहां से खाना बनाएगा तो ही हमको फायदा मिलेगा। अच्छा, खाना कब बना पाएगा? जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो एक्चुअली इसकी एफिनिटी भी किसकी तरफ है? एफिनिटी मतलब वो लविंग नेचर किसकी तरफ है? कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। लेकिन ये दूसरी तरफ भी भाग जाता है, ठीक है, ध्यान से एकदम अच्छे समझना। दूसरी चीज यहां पे याद रखो कि ये कैसा परफॉर्म करता है? दे परफॉर्म ड्यूअल नेचर। ये ड्यूअल नेचर का फंक्शन परफॉर्म करता है बच्चा। अब ड्यूअल नेचर फंक्शन मतलब होता है कि वो दो तरीकों से काम करता है। दो तरीकों से कैसे? ये देखो, सबसे फर्स्ट ये एब्जॉर्प्शन ऑफ
ऑक्सीजन भी कर सकता है या एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दे बाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, और किसके साथ बाइंड कर सकता है बच्चा, बाइंड विथ ऑक्सीजन भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों की तरफ बाइंड कर सकता है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर गया सो ये कैसा बिहेव करेगा, सो इट इज बिहेव एज कार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर बाइंड कर गया तो कैसा बिहेव करेगा, कार्बोक्सिलेज जैसे। ठीक है, ये एक एंजाइम है। अच्छा, एंजाइम को पहचानने का तरीका क्या होता है, एंजाइम को पहचानने का तरीका होता है कि उसके लास्ट में ASE लगा होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कार्बोक्सिलेज। दूसरा, अगर ये किसके साथ कंबाइन कर गया, इफ इट इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, तो ये बिहेव एज, सो ये कैसा बिहेव करेगा, बिहेव एज ऑक्सीजनेज। कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीजनेज। ये ऑक्सीजनेज जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है, एक कार्बोक्सिलेज जैसा बिहेव कर सकता है और एक ऑक्सीजनेज जैसा भी बिहेव कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर वो कार्बोक्सिलेज जैसा बिहेव कर गया तो यहां पे एक साइकिल चलाएगा जिसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल, और मैं क्या बोल सकता हूं बच्चा, केल्विन साइकिल। दोनों का सेम नेमिंग था। अगर वो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेज जैसा बिहेव करेगा, देन C3 साइकिल एंड केल्विन साइकिल। अब तुमको मैंने बताया था कि C3 साइकिल चलने के बाद हमको क्या चीज का फॉर्मेशन होता है बच्चा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यानी सर फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो C3 साइकिल हमारे लिए मच बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ से फूड मिल रहा है। तो केल्विन साइकिल चलाना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लेकिन चलेगा कब ये, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया। दूसरे केस में आ जाओ बच्चा। दूसरे केस में क्या है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया तो बना क्या करता है, ऑक्सीजनेज जैसा बिहेव करने लगता है। और ऑक्सीजनेज जैसा बिहेव करेगा तो यहां पे याद रखो एक इंपॉर्टेंट एक साइकिल चलाएगा जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या चलाएगा बच्चा, यहां पे चलता है फोटो रेस्पिरेशन। यहां पे एक साइकिल चलेगा फोटो रेस्पिरेशन। और ये जो फोटो रेस्पिरेशन साइकिल है ना, ये फोटो रेस्पिरेशन साइकिल है, ये है बच्चा वेस्टफुल प्रोसेस। एक कैसा प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है। क्योंकि वेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि यहां से हमको कोई भी चीज का गेन नहीं होता है। तो रुबिस्को इसी चीज का धमकी देता है कि अगर मुझे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, तो मैं फटाफट भाग के चले जाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ और मैं क्या बना लूंगा, यहाँ पे फूड बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कार्बन डाइऑक्साइड मुझे नहीं दिया तो मैं तुरंत अपने पार्टी चेंज कर दूंगा और कहाँ आ जाऊंगा, कैसे बिहेव करूंगा, ऑक्सीजनेज जैसे बिहेव करूंगा। और ऑक्सीजनेज जैसे बिहेव करके क्या करा दूंगा, फोटो रेस्पिरेशन चलाऊंगा, जिसको मैं C2 साइकिल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चा इसको, इसी का नाम है C2 साइकिल। मैं C2 साइकिल चलाऊंगा और अल्टीमेटली वेस्टफुल प्रोसेस है, मतलब कोई भी चीज का फॉर्मेशन नहीं करूंगा, उल्टा मैं तुम्हारा लॉस करवा दूंगा। ठीक है, इसका अच्छा ये कौन करता है बच्चा, ये किसके ऊपर मीडिएट करता है, ये सब होता है रुबिस्को की वजह से। रुबिस्को चाहे ये भी चला सकता है, चाहे ये भी चला सकता है। तो हमने दो चीज देख लिया। मैंने C3 साइकिल तुमको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, है ना, प्रीवियस लेक्चर में C3 साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया था। रुबिस्को के फंक्शंस के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, हम पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन याद रखना रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट। ठीक है, प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट। C3 प्लांट के कौन से सेल के अंदर होते हैं बच्चा, मेसोफिल सेल। आगे चल के मैं तुमको बताऊंगा कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालोगे, फिर हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं ये वाले साइकिल को, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। ओके, चलो सो उसके अभी नेक्स्ट वाले साइकिल को देखते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम यहां पे समझते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन सर, फोटो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, मैंने तुमको जस्ट अभी बता दिया था कि इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। कैसा है, ये होता है वेस्टफुल प्रोसेस। मैं जस्ट यहां पे बता रहा हूं।
फोटो रेस्पिरेशन के और भी कई सारे नेमिंग हैं जिसको हम इसको बुला सकते हैं। देखो फोटो रेस्पिरेशन को क्या क्या बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बुला सकते हो बच्चा, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज C2 साइकिल, इसको बोल सकते हैं C2 साइकिल, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं दैट इज ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म साइकिल, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म साइकिल, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं PCO साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चा इसको हम, PCO साइकिल। PCO मतलब फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, इसको हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। तो ये इतनी सारी नेमिंग हम इसको और दे सकते हैं। C2 साइकिल बुला सकते हो, या ये करके बुला सकते हो, या इस तरीके से बुला सकते हो PCO साइकिल। अब समझते हैं फोटो रेस्पिरेशन में और क्या क्या होता है वो सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले इट इज टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट ऑर्गेनल्स। कितने ऑर्गेनल्स के अंदर चलते हैं बच्चा, 3 अलग अलग ऑर्गेनल्स के अंदर चलेंगे प्लांट के, जिसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आ जाएगा पेरोक्सिसोम, और जिसमें आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों ही सीक्वेंस में याद रखना, आगे पीछे करके याद नहीं रखोगे बच्चा, ठीक है। सो इट इज टेक प्लेस इन पहला कौन है, पहले क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखोगे PCM, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, और कौन हो गया बच्चा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इन सब के अंदर चलता है। दूसरी चीज यहां पे याद रखोगे, ठीक है। दूसरी चीज यहां के लिए 3 कंडीशंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस कंडीशन पे ये काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, कौन से कंडीशन पे ये काम करता है, और कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए बच्चा। देखो ये तब काम करेगा जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, राइट है। नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता तो क्या चला जाता, C3 साइकिल चल जाता। ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो ये काम करेगा। यहाँ पे ये सर, यहाँ पे जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लाइट की इंटेंसिटी जब ज्यादा होती है तो ये काम करता है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस के ऊपर तुमको कौन चलेगा, कौन सा साइकिल चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज याद रखो, फोटो रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीडेशन साइकिल भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला ऑक्सीजन का एक्सेप्टर तुम्हारा RUBP होता है। यहाँ पे प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी या तो फर्स्ट भी बोल सकते हो, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सेप्टर जो होगा वो कौन होगा बच्चा, RUBP होगा। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा सर, ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये लिंक करता है C3 साइकिल से। किससे लिंक करता है, C3 साइकिल से। C4 साइकिल का पार्ट नहीं है, ये MCQ पूछा गया है और अपने दिमाग में इस चीज को बिठा के रखोगे। सो इट इज अ पार्ट ऑफ, याद रखना, इट इज अ पार्ट ऑफ किसका है, C3 साइकिल। इट इज अ पार्ट ऑफ C3 साइकिल। इट इज एब्सेंट इन, ठीक है, या C3 प्लांट बोल दो बच्चा। इट इज अ पार्ट ऑफ C3 प्लांट, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन C4 प्लांट। C4 प्लांट या C4 प्लांट के अंदर, C4 साइकिल्स के का ये पार्ट नहीं है, ठीक है, C3 का ये पार्ट है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा। दूसरी चीज अगर हम यहां पे बात करेंगे तो सर यहां इसको मैं बोल रहा था इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों, क्योंकि हमको यहां पे किसी चीज का कुछ गेन नहीं होता है। क्या क्या होता है, देखो, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज नो गेन ऑफ क्या क्या इसमें गेन नहीं होता है बच्चा। यहां पे कोई ATP का गेन नहीं होता है, नो गेन ऑफ ATP, नो गेन ऑफ NADPH, नो गेन ऑफ ग्लूकोज या कोई भी शुगर मॉलिक्यूल, किसी भी चीज का गेन नहीं होता। उल्टा यहां से क्या हो जाएगा, उल्टा यहां से कार्बन लॉस हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेन, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं बच्चा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। सो ये याद रखोगे, इंस्टेड ऑफ गेन इट लॉस
it lost 25% of carbon in the form of carbon dioxide, ठीक है, from माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस करेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट कहलाएगा? 25%। मतलब कि जितना भी उसको फिक्स करना था उसमें से 25% वो लॉस कर देता है। हमको कोई भी चीज़ का गेन नहीं होता है, नो गेन ऑफ एटीपी, NADPH, ग्लूकोज, किसी चीज़ का गेन नहीं है। तो अगर किसी चीज़ का गेन नहीं है, अच्छा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखना, तुम कितना भी मेहनत करो, लास्ट का रिजल्ट मैटर करता है, ठीक है। जो देखते हैं वो सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, तुम्हारे मेहनत कितना है वो नहीं देखेंगे। इतना अच्छे समझ में आ गया? तो इसमें भी ये कंडीशन फॉलो कर लेना कि इसके ओवरऑल जो भी प्रोसेस चलेगा, उस ओवरऑल प्रोसेस में तुमको ये दिखेगा कि ये बचाता भी है, एक्चुअली ये यूजफुल प्रोसेस है, बट ओवरऑल देखने के बाद पता चलता है कि सर 25% तो लॉस कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हम उसको वेस्टफुल बोल देते हैं। अब सर ये कैरेक्टर मैंने तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है इतना सारा। अब मैं क्या करूंगा, इसके साइकिल्स को बताऊंगा और इसके साइकिल को बना के तुमको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। चलो इसके साइकिल्स को देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो इसके साइकिल देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने 3 ऐसा डायग्राम बना लिया है, और इन तीनों डायग्राम में देखते हैं कौन कौन होता है। सबसे फर्स्ट तुमको ये जो दिखाई देगा वो क्या है बच्चा? ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ये जो तुमको दिखाई देगा वो है पेरोक्सीजोम। ये जो दिखाई देगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे टोटल मिला के कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर ये प्रोसेस चलने वाला है, देखते हैं। अच्छा, इसके बीच में ये जो लिंक करता है, यहां समझो, ये किसी भी 2 सेल्स के बीच में जो लिंक करता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लाज्मोडेस्माटा, जो आपस में लिंक करेगा। ऐसे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन यहाँ पे भी है, सेम एज इट इज। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस तरीके से दिख रहा है, राइट है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वाला मेम्ब्रेन। चलो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट से। तो सबसे फर्स्ट जो क्लोरोप्लास्ट का एक्सेप्टर रहता है वो कौन होता है बच्चा? RUBP। कौन होता है? RUBP। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? रेबुलोज बेस फॉस्फेट, ठीक है। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? रेबुलोज बेस फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देता हूँ, सो RUBP का क्या हो जाएगा? रेबुलोज बेस फॉस्फेट। अच्छा, ये जो RUBP है वो 5 कार्बन कंपाउंड है बच्चा। कितने कार्बन का? 5 कार्बन। और इसका हम ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स। बहुत ध्यान से समझना, इसके साइकिल्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 बार इस साइकिल्स को वापस से रिवाइज करोगे तो 100% आ जाएगा, और क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, एकदम अच्छे से याद रखो। RUBP 2 मॉलिक्यूल्स का हो गया। ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? क्लोरोप्लास्ट में से, राइट है। 2 मॉलिक्यूल्स का RUBP हो गया। RUBP क्या करेगा? आगे मूव करता है। जैसे आगे मूव करेगा, अब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते हैं बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी कितने मॉलिक्यूल में एंटर करेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स में।
और कैसे, कौन से कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे, अब ये 5 कार्बन का है, राइट है, अच्छा सॉरी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगा, यहां पे क्या एंटर करेगा बच्चा, ऑक्सीजन एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस, जब वो ऑक्सीजन लेता है तभी तो ये चलता है ना, वेस्टफुल प्रोसेस था। तो यहां पे ये भी 2 मॉलिक्यूल्स ही रहेगा। तो आरयूबीपी जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जब यहां पे एंटर करेगा तो देखो ये 5 कार्बन का 5 कार्बन ही रह गया, है ना। तो यहां पे जाने के बाद अब वो 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। कितने पार्ट में स्प्लिट होता है, 2 पार्ट में। ये देखो 5 कार्बन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, 1 2 3 4 5, और जब ये ऑक्सीजन ले लेगा तो यहां पे ये 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करेगा, जिसमें से अब देखो 5 कार्बन था, 1 2 3 4 5, अब इसमें से 2 पार्ट में से ऐसा स्प्लिट हो जाएगा, 3 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाएगा और 2 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाएगा, राइट है। ऐसे कितने कंपाउंड बनेंगे बच्चा, ऐसे 2 कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो यहां पे बनेगा, यहां पे एक बन जाएगा जिसको बोलते हैं पीजीए। पीजीए कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का। और दूसरा यहां पे बन जाता है प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। और ये दोनों के दोनों ही कितने कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, ये दोनों के दोनों ही 2 2 मॉलिक्यूल। और ये कितने कार्बन का हुआ, 2 कार्बन का हुआ। यहां तक सबको समझ में आ गया। अच्छा 5 का 5 कार्बन था, यहां पे ऑक्सीजन जो आया इसके पास कोई कार्बन नहीं है, इसकी वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, तो आगे चल के यहां पे ये नॉर्मली यहीं पे रहेगा। आगे मूव कौन करेगा, जो थोड़ा अनस्टेबल है। और अनस्टेबल कौन है बच्चा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये यहां से मूव करेगा और नेक्स्ट साइकिल में एंटर करेगा। अच्छा साइकिल में एंटर हम 2 कार्बन को लेके जाते हैं, इसकी वजह से हम इसको किस नाम से बुलाते हैं बच्चा, C2 साइकिल के नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं, राइट है, 2 कार्बन। ये हम बोल सकते हैं इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, या इसको हम लोग कंटेन करते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप में। अब आरयूबीपी नेक्स्ट मूव कराओगे, ठीक है, आरयूबीपी से जो बना हुआ फॉस्फोग्लाइकोलेट उसको नेक्स्ट आओगे, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट से वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चा ग्लाइकोलेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलेट। ये कितने कार्बन का हुआ, 2 कार्बन। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, एकदम सिंपल सी बात है। लेकिन तुम अगर ये देखो तो यहां पे फॉस्फोग्लाइकोलेट था और यहां पे सिर्फ ग्लाइकोलेट है, मतलब फॉस्फो ग्रुप कहां गया। तो फॉस्फो ग्रुप को लेके जाने वाला कौन आता है यहां पे कौन आएगा बताओ, यहां पे आएगा एक एडीपी आएगा। क्या आएगा, एडीपी। और यहां से क्या ले लेगा, आईपी, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा एटीपी। क्या बन जाएगा, एटीपी। अच्छा सर आप तो बोल रहे थे कि कोई गेन नहीं होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो सर ये कैसे प्रॉफिट हो गया। अभी आगे तो देखो भाई, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। ग्लाइकोलेट आ गया, ग्लाइकोलेट के बाद अब ये एंटर करता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, किसके अंदर, पेरोक्सीसोम में। अब पेरोक्सीसोम में कौन आ गया बच्चा, पेरोक्सीसोम में आ गया ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट कितने कार्बन का हुआ, 2 कार्बन का हुआ। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलेट से कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलेट यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोक्सिलेट में, ग्लाइकोक्सिलेट प्लस यहां पे आता है H2O2, ग्लाइकोक्सिलेट प्लस H2O2। ग्लाइकोक्सिलेट भी कितने कार्बन का हुआ, 2 कार्बन का हो गया। अच्छा H2O2 का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, पता है ना इतना तो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये कितने हुए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ग्लाइकोलेट है और यहां पे एक वर्ड आता है ग्लाइकोक्सिलेट, देखो ऑक्सिलेट करके एक्स्ट्रा आ रहा है, ऐसा कुछ वर्ड। तो समझ लो कि ये जो वर्ड बिकॉज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ मॉलिक्यूल एंटर किया हुआ है, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंटर कर गया। जब ऑक्सीजन एंटर करेगा तो ऑक्सी वाला वर्ड आता है, ग्लाइकोक्सिलेट। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ग्लाइकोक्सिलेट के बाद ये चीज और आगे मूव करेगा। अब यहां पे जो मूव कर रहा है वो आ जाएगा बच्चा ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन में। और ये भी 2 मॉलिक्यूल और 2 कार्बन के। सर अभी क्या हुआ, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन कैसे कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, याद रखना जब ये एक वर्ड इन करके आता है, INE जब किसी वर्ड के पीछे आता है तो यहाँ पे अमाइन ग्रुप होता है। तो इसके अंदर भी याद रखो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH2 यहाँ पे एंटर किया हुआ है बच्चा, ठीक है, तभी इसके पास ये अमाइन वाला ग्रुप आ रहा है। देखो जो जो अभी के लिए एंटर कर रहा है ना, आगे चल के सब गायब हो जाएंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहना बस, खाली स्टेप बाय स्टेप समझते रहो। ग्लाइसिन यहाँ पे आ गया, राइट है, कहाँ पे बना हुआ है अभी तक, पेरोक्सीसोम के अंदर बना हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये जो ग्लाइसिन है वो एंटर कर गया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। अब तुम मुझे बताओ ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल है, बोलो ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। तो मैं दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ग्लाइसिन और ग्लाइसिन करके लिख सकता हूँ, ठीक है, चलो वो लिख देते हैं।
तो मैं लिख देता हूं एक हो गया ग्लाइसिन प्लस एक और क्या हो गया बच्चा, ग्लाइसिन। तो ऐसे ग्लाइसिन ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2, और दोनों दोनों कितने कितने कार्बन के, 2 कार्बन के, यानी टोटल मिला के कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन। मैं सिर्फ खाली ये 2 मॉलिक्यूल था ना उसको मैं अलग अलग करके लिख दिया हूं बच्चा, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया हूं। अब ये ग्लाइसिन को हम कन्वर्ट कर देंगे, ग्लाइसिन को कन्वर्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल में जिसको बोलते हैं सीरीन, और सीरीन जो होता है वो तुम्हारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। सर अब ये क्या हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया कि सर ये है तो 4 कार्बन का, और 4 कार्बन से कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन में, मतलब 1 कार्बन यहां से कहां गया। तो ये चीज याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया से, मैंने स्टेटमेंट भी लिखाया था बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया से 1 कार्बन लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लॉस हो गया। दूसरी चीज क्या हो गया कि ये जो अमाइन वाला ग्रुप तुमने एंटर किया है ना, 2 अमाइन वाला ग्रुप, उसमें से एक अमाइन ग्रुप भी यहां से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एक NH2 भी लॉस हो गया। तीसरा यहां पे क्या होगा बच्चा, तीसरा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि इसी वाले प्रोसेस में ये देखो यहां पे आता है NADP प्लस से लेके ये बन जाएगा NADPH, NADP प्लस से क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। किस वाले जगह पे, यही वाले स्टेप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अच्छा सर आप बोल रहे थे प्रॉफिट तो होता ही नहीं, तो मुझे ATP और NADPH दोनों तो प्रॉफिट ही हुए, तो आप कैसे बोल रहे थे वेस्टफुल प्रोसेस। अरे अभी रुके तो रहो, है ना, आगे भी तो है। तो ये क्या हुआ, सीरीन, सीरीन कहाँ आ गया बच्चा, सीरीन। अब वापस इसको रिटर्न ले लो, कहाँ आ जाओ, वापस से पेरोक्सिसोम में, कौन आ गया बच्चा यहाँ पे, सीरीन। कितने कार्बन, 3 कार्बन। सीरीन से कन्वर्ट हो जाता है और बनता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। सीरीन 3 कार्बन का, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट भी 3 कार्बन का। लेकिन अब समझो, मैंने बोला था इन वाला वर्ड कब आता है, जब अमाइन ग्रुप आता है। तो अभी तक तो ग्लाइसिन था, सीरीन यहां पे आ गया, लेकिन सीरीन के बाद अब हाइड्रोक्सी पाइरुवेट आ गए, इन वाला वर्ड गायब हो गया। इसका मतलब ये जो अमाइन ग्रुप तुमने 2 डाला था, एक तो यहां से निकल गया, दूसरा अमाइन ग्रुप कहां से निकल जाएगा बच्चा, इस वाले जगह से। ये देखो एक NH2 यहां से निकल जाएगा, तो अब दोनों अमाइन गायब हो गए, तो इन वाला वर्ड गायब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के बाद ये फिर से कन्वर्ट करेगा, यहां पे हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के बाद कन्वर्ट करेगा और बनाएगा बच्चा दैट इज ग्लिसरेट। क्या बना देगा, ग्लिसरेट। ग्लिसरेट कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन, ठीक है। लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट होते रहेगा तो ये देखो इसी का रिवर्स कर देगा, वापस ये यूज कर लेगा बच्चा। यूज क्या करेगा, NADPH को यूज कर लेगा, 2 हाइड्रोजन यहां से यूज कर लिया और क्या बन गया बच्चा, NADP प्लस बन गया, ठीक है। NADP प्लस मतलब जैसे पहले था यहां पे गेन हुआ था, फिर से उसको यूज कर लिया, वापस से वैसे हो गया। हमने 2 NH2 डाला था, 2 NH2 यहां से निकल गए, ये बना था और ये देखो वापस से यहां पे ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चा, ये देखो हाइड्रोक्सी हुआ था, हाइड्रोक्सी के बाद जब ऊपर जाओगे तो इस जगह से ऑक्सीजन भी क्या हो गया, लॉस हो गया, ऑक्सीजन भी यहां से निकल के चले गया, तो ऑक्सीजन जो तुमने एंटर किया था वो भी यहां से गायब हो गया। समझ में आ रहा है। अब पाइरुवेट जो है, दैट इज सॉरी ग्लिसरेट, ग्लिसरेट ऊपर मूव करेगा, कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में। कौन आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गए ग्लिसरेट। कितने कार्बन के हुए, 3 कार्बन के, ठीक है, 3 कार्बन के। अब जितने आएंगे सब 1 1 मॉलिक्यूल है बच्चा, क्योंकि मैंने दोनों मॉलिक्यूल को यहाँ पे कंबाइन कर दिया था। ग्लिसरेट, अब ग्लिसरेट से जब एंटर करोगे तो ग्लिसरेट से आ जाएगा PGA बन जाएगा। अच्छा PGA का फुल फॉर्म क्या हुआ, PGA को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का होता है बच्चा। अच्छा मैंने तुमको इसके पहले भी बताया था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलो या ग्लिसरेट बोलो, तो ग्लिसरेट क्या होता है, एल्डिहाइडिक फॉर्म, और ग्लिसरिक एसिड कैसा होता है, ये एसिडिक फॉर्म होता है। दोनों भी सेम चीजें हैं, ठीक है, बस अगर तुमको लिखना है तो सब चीज एक ही में करके लिखो। तो ये समझ लो कि ये 3 कार्बन का। अब देखो यहाँ पे सिर्फ खाली ग्लिसरेट है, अगर मैं इसको ग्लिसरिक एसिड ना मान लो, फॉस्फोग्लिसरेट ही मान लो, है ना, PGA को फॉस्फोग्लिसरेट मान लो, तो यहाँ पे तो सिर्फ ग्लिसरेट है, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट है, यानी फॉस्फो वाला वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है। तो फॉस्फो वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ नहीं था यहाँ पे है, तो कोई तो आके फॉस्फेट दे दिया इसको, और फॉस्फेट कौन दे दिया बच्चा, ATP, और यहाँ पे इसको IP दे दिया, है ना, यहाँ पे एक्चुअली हाँ यहाँ पे IP दे दिया, और क्या बन जाएगा यहाँ पे ADP बन जाएगा। सर ये देखो ATP यहाँ पे मिला था, ATP वापस से यूज हो गया,
है ना, क्या बन गया पीजीए। और ये जो पीजीए है वो किस में एंटर कर जाएगा बच्चा, पीजीए यहां पे एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल। उस कैल्विन साइकिल में पीजीए एंटर कर जाएगा। कैल्विन साइकिल का ही प्रोडक्ट, कैल्विन साइकिल का ही एक फॉर्म क्या था, आरयूबीपी। अगर इसी कैल्विन साइकिल में आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अगर आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर लेता तो कैल्विन साइकिल चल जाता, लेकिन आरयूबीपी ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या चल गया, फोटो रेस्पिरेशन चल गया। अब तुम मुझे बताओ किसी चीज का कोई गेन हुआ है, नहीं हुआ है। एटीपी यहां पे बना था, एटीपी यूज हो गया। यहां पे ऑक्सीजन दिया था, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। यहां पे NADPH बना था, NADPH वापस से यूज हो गया। अमाइन यहां पे एंटर किया था, अमाइन दोनों के दोनों बाहर हो गए। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक्स्ट्रा यहां पे क्या हुआ बच्चा, एक्स्ट्रा ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से लॉस हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा तुम मुझे बताओ, एकदम ध्यान से समझना बच्चा, टोटल इसके पास कितने कार्बन थे, ग्लाइसिन कितने कार्बन था, 4 कार्बन था। अगर मेरे पास 4 कार्बन है और मैं इस 4 कार्बन को मैं मानता हूं 100%, 4 कार्बन को कितना परसेंट मानता हूं मैं, 100%, 4 कार्बन को 100% मान लेता हूं। अब इसमें से 3 कार्बन को मैंने रिटर्न लेके चले गया, यानी मैं 75% रिटर्न बचा लिया इसको। लेकिन बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि हम 1 कार्बन को बचा नहीं पाए, है ना, 1 कार्बन को बचा नहीं पाए। तो 1 कार्बन जो होता है यानी 25% वो लॉस हो जाता है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ किसके, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीजें मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सेप्टर कौन हुआ, तो आरयूबीपी हो गया। कितने कार्बन के प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, अच्छा ये देखो, ये जो पीजीए बना था वो पीजीए यहाँ पे डायरेक्टली भी एंटर कर सकता है बच्चा, इस जगह पे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पे एंजाइम आएगा आरयूबीपी ऑक्सीजनेज। कौन सा आएगा, आरयूबीपी ऑक्सीजनेज। और C3 साइकिल में वो एंजाइम कौन सा था, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो ये बाकी साइकिल्स हमने एकदम अच्छे से कर लिया है, ठीक है। सो तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे हो गया। अब अभी हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था C3 साइकिल और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना, और उसके बाद ये हमने उसके MCQs नहीं देखे थे, तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके कुछ MCQs देखेंगे। उसके बाद मैं तुमको इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो ओके, कुछ MCQs देखते हैं हम उसके बेसिस पे। ओके ठीक है, तो फर्स्ट MCQ कौन सा हो गया बच्चा, फर्स्ट MCQ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, MCQ पढ़ते समय पहले हमको ये याद रखना है कि क्या बोला गया है यहाँ पे, नॉट ट्रू, राइट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ATP सिंथेसिस थ्रू द केमियोस्मोसिस। हमने केमियोस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा था और उसमें से हमको ये बता, देखो नीट 2022 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके ऑप्शंस क्या लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट फर्स्ट, सेकंड क्या है, मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ द NADP प्लस टू NADPH ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, या ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अच्छा अब इसमें से क्या करना है, देखो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट जो हमने पहले किया था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे क्या था बच्चा, यहाँ पे F0 एंड F1 पार्टिकल्स थे, राइट है। अंदर से प्रोटॉन ग्रेडियंट जब H+ आयन बाहर निकलता है तो ही यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। नॉट ट्रू पूछा हुआ है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे स्ट्रोमा साइड में ही NADPH का भी फॉर्मेशन होता था, ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा क्लियर है। दूसरा, द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहाँ था बच्चा, बाहर के साइड, तो प्रोटॉन अंदर से बाहर के साइड आ रहा था, ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा क्लियर है। लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं हो रहा था कहीं पे, हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट किया था, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं किया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा, नॉट ट्रू बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, सेकंड पढ़ते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी बोल रहा है बच्चा, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। ऑक्सीजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ द रुबिस्को, ठीक है, एंजाइम इन अ फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, रुबिस्को के अंदर अगर रुबिस्को ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया तो कौन सा साइकिल चलाएगा, कैल्विन साइकिल चलेगा कि फोटो रेस्पिरेशन चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, हो ही नहीं सकता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। उसको C2 साइकिल बोलते थे, 2 कार्बन कंपाउंड को आगे लेके तो जाता था, लेकिन टोटल मिला के उसके पास 5 ही कार्बन थे। तो अगर यहाँ पे 2 कार्बन हो गया तो यहाँ पे 3 बचना चाहिए ना, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये वाला आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ये तो 6 कार्बन हो जा रहा है, 3 3 मिला के 2, तो टोटल 5 ही कार्बन ही थे, ये भी नहीं हो सकता है।
6 कार्बन का कोई कंपाउंड ही नहीं था, तो टोटल 1 जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था दैट इज पीजीए बना था वो 3 कार्बन का था। तो इसकी वजह से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अ प्रोसेस ऑफ आरयूबीपी, ठीक है, इन अ प्रोसेस आरयूबीपी इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए, आरयूबीपी जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए में कन्वर्ट होने के अलावा बाइंड विद किसके साथ? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजनेज जैसा काम करेगा। एंड क्या फॉर्मेशन किया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड द फॉस्फोग्लिसरेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ उसने फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन किया। तो वो कौन से प्रोसेस में हो रहा है बच्चा? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी फोटो रेस्पिरेशन चलेगा, कैल्विन साइकिल नहीं चलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डार्क रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, ये देखो फोटो रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच यूटिलाइजेशन ऑफ, फोटो रेस्पिरेशन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, उसमें क्या यूटिलाइजेशन होता है? पहला देखो, ऑक्सीजन तुम देखोगे तो सारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, राइट है, और पहले में क्या लिखा हुआ है? रिलीज ऑफ वाटर टेक प्लेस, सेकंड में लिखा हुआ है रिलीज ऑफ H+ टेक प्लेस, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस एंड रिलीज ऑफ ATP टेक प्लेस। अच्छा, अब अगर हम यहां देखें तो फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, उसमें 3 लोगों का यूज हुआ था, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, है ना, जिससे मैं बोल रहा था 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाता है। तो इसमें से क्या होगा बच्चा? ऑक्सीजन तो निकलेगा ही, बाकी ऑप्शन में तुमको यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्या हुआ? ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, हाउ मेनी ATP और NADPH आर फॉर्म्ड? ATP और NADPH का कितना फॉर्मेशन होगा? तो फोटो रेस्पिरेशन में देखो, मैंने बताया था इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बच्चा? ये होता है एक वेस्टफुल प्रोसेस, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, यानी इसमें ना तो ATP बनता है ना तो NADPH बनता है, तो 0 और 0, राइट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन ए डार्क रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए कितना ATP और कितना NADPH, मैंने लेक्चर में भी इस चीज को बताया है तुमको कैलकुलेशन समझाते समय, तो डायरेक्टली इसका आंसर तुम देख के बता सकते हैं। कितना होगा बच्चा? इसमें आएगा 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आएगा, 18 ATP आएगा और 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH आएगा। कहां दिख रहा है इसका आंसर? ये सेम यहां पे है, ऑप्शन नंबर डी में, राइट है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। हाउ मेनी टन्स ऑफ कैल्विन साइकिल प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब कितनी बार कैल्विन साइकिल चलाएंगे ताकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल सके? तो मैंने बताया था कि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन को लेने के लिए 6 बार कैल्विन साइकिल को चलाना पड़ता है, राइट है, तो 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन द फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क रिएक्शन यानी यहां पे कैल्विन साइकिल की बात कर रहा है, और कैल्विन साइकिल में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन था बच्चा? वो था RUBP, रेबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, है ना, तो कार्बोक्सिलेज जैसे काम कर रहा था, तो कौन था वो? RUBP। और वही अगर तुमसे पूछ लिया कि फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन हो जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन चलेगा, और वहां पे भी RUBP ही होता है जो पहले ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, बट एंजाइम का नाम चेंज हो जाता है, वहां पे RUBP ऑक्सीजनेज हो जाएगा और यहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? सो ये हो गए तुम्हारे सारे क्वेश्चंस। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।